A very good morning to all of you. Very good morning, very good morning. बताइए लोगों का टुडे व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू. क्या क्या कर लिया है हम लोगों ने. लास्ट क्लास में क्या किया था बताइए. हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज कर रहे थे और असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था, काफ़ी कुछ बता दिया था और आज मुझे लगता है कि सूडो कोड वगैरह शुरू होना चाहिए. चेक इट आउट. क्या है बताइए हमें. असेंबली लेवल लैंग्वेज ही चल रहा था ना. बताइए क्या क्या किया था लास्ट क्लास में. बताइए. आप लोग बता नहीं रहे हैं, मैं ही सब बता रहा हूँ. नहीं बताना है. नहीं पढ़ाई किए हैं आप लोग. या फिर कोई आइडिया ही नहीं है. बताइए बताइए. आप लोग कुछ नहीं बोल रहे भाई. क्या होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज. क्या होता है ये बताइए आप लोग. व्हाट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज होता क्या है. आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ. हाई लेवल आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से. अच्छी से आवाज नहीं आ रही है. कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है आपका. रेंज में आइए. रेंज में आइए थोड़ा सा. आपका नेटवर्क शायद सही से काम नहीं कर रहा है. और तब हम लोग डिस्कस कर पाएंगे. मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. बताया था ना आप लोगों को. बताइए असेंबली लेवल लैंग्वेज. और कोई है जो बता सकते हैं. रिया बताइए क्या होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज सर ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो कुछ मतलब वर्ड के थ्रू देते हैं, जैसे सर ऐड सब्ट्रैक्ट को सब. ठीक है. ये होता क्या है, क्यों हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, होता क्या है. बताइए इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है.
सर मशीन लेवल लैंग्वेज से हम लोग सर बढ़िया से कंप्यूटर नहीं चला पाते, इसलिए। ये क्या करता है? फिर इसके आ जाने से हम लोगों को क्या फायदा हुआ है? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है 0 1 बाइंडिंग नंबर को समझता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश में ही समझते हैं उसको। तो इंग्लिश में समझने के लिए हमको शॉर्ट रूप इंग्लिश का एक रूप दे दिया गया है असेंबली लैंग्वेज को, जिसे प्रोग्राम कर हम उसको समझ सके। वेरी नाइस, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो हमारे और आपके समझने के लिए बड़े आसान चीज है, लेकिन वो कंप्यूटर के समझने के लिए आसान चीजें नहीं है। तो कंप्यूटर उस चीज को कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर को वो चीज समझाने के लिए हम लोगों को उसे 0101 बाइनरी लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा, मतलब कि उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने से पहले क्या करता है कि हम लोगों का जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज, तब जाके फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है। तो 0101 जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है ना। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि आपका जो भी जो भी आप ये करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो वो हमारे आपके लिए समझने के लिए आसान है। लेकिन जब आपका वही प्रोग्राम जो है इसके लिए होता है, लिखा जाता है, ये अगर उसी वही प्रोग्राम को आप असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज है। इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज के कारण क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके प्रॉब्लम को कंप्यूटर खुद को समझने के लिए या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए उसके बड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया है सबको? आप लोग से कुछ पूछता हूँ, आप लोग बोलते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। आप लोग बहुत ही मतलब एक दो बंदे लोग बोल पाते हैं मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, वो भी समझ में आ गया। है। तो उसको जो है आप लोग देखिए कि आप लोग डेली जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। यही देखिए हम लोग आप कर रहे थे, और इसमें जो है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो है कई सारी चीज़ें दी गई है। अब इसमें जो है आपको मैंने आपको बताया था कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसको करने के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में पहले लिखते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है कुछ बेसिक लैंग्वेजेस में। तो इसके बाद फिर जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका इनकम्प्रहेंसिबल कहने का मतलब ये है कि जो आपका मैसेजेस हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इंस्ट्रक्शन इज हैज टू बी कन्वर्टेड। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा इस पर? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि थ्रू पॉसिबल इट दो पॉसिबल इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टेडियस that we should write an error prone for humans and write a raw machine language। ये बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, मतलब हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग 01100110 के कोड में किसी भी प्रोग्राम को लिखना जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, और उस मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्रामिंग को करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन समझिए, सोचिए कि उसमें टाइम कितना लग जाएगा।
अगर मुझे A1 लिखना है तो उसको हम लिखेंगे 10100000001। फिर उसके बाद BC लिखना है तो उसको फिर लिखेंगे 10111110। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ये देखिए x z सिंपली z इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखने के लिए और करने के लिए हमें इतना सारा मशीन कोड लिखना पड़ेगा। ये मशीन कोड है ना? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने बनाया, ताकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कर पाते हैं। बहुत ही आसान होता है हमारे लिए समझना, और वो चीजों को एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज के द्वारा कन्वर्ट करवा दिया गया, किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज। और वो इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज जो है वो है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना? तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या है। देयर आर टू की आइडियाज। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज के जो दो की आइडियाज हैं वो दो हैं। वो क्या है? नेमोनिक ऑपकोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस। नेमोनिक ऑपकोड्स क्या है? जिसमें कि ऑपरेशनल कोड्स होते हैं। सिंबॉलिक एड्रेसेस क्या है? जिसमें कि किसी एड्रेस में स्टोरेज की जो बातें होती है वो स्टोरेज है। नेमोनिक ऑपकोड्स क्या होते हैं? वी यूज एब्रिविएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स। वी यूज abbreviations of English language words to denote operations। किसी भी एब्रिविएशन को समझने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि निमोनिक ऑपकोड्स होता है ना? एब्रिविएशन यूज करते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। एडिशन पूरा नहीं लिख करके हम लोग केवल एड लिखते हैं। सब्सट्रैक्शन को पूरा नहीं लिख करके SUB सब लिखते हैं, है ना? तो ये एक निमोनिक ऑपरेशनल कोड्स है। ऑपरेशनल कोड्स, ऑपकोड्स को क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल कोड्स कहते हैं। ऑपकोड्स इज नोन एज ऑपरेशनल कोड्स। बाकी सिंबॉलिक एड्रेसेस क्या होते हैं? वी इन्वेंट मीनिंगफुल नेम्स। हम लोग कई बार मीनिंगफुल नेम्स को भी बनाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको सिंबॉलिक एड्रेसेस कहते हैं। वी इन्वेंट मीनिंगफुल नेम्स फॉर मेमोरी एड्रेसेस लोकेशंस वी नीड। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मेमोरी लोकेशंस हैं उन सब के लिए हम लोग एड्रेसेस का प्रयोग करते हैं। और ये एड्रेसेस बड़े ही कारगर चीज है। क्यों? क्योंकि इन्हीं एड्रेस की वजह से वी आर एबल टू मूव टू द डिफरेंट रजिस्टर्स। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर से तीसरे रजिस्टर्स में जो मूवमेंट है वो हम लोग कर पाते हैं बड़ी आसानी से, है ना? तो ये जो मूवमेंट है ये आपका एड्रेसेस की वजह से होता है। किसी भी एड्रेस में किसी भी लोकेशन को लोकेट करना, या उससे हम लोगों को ये निकाल लेना कि कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर्ड है, तो ये सब बड़ी आसानी से की जा सकती है अगर हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक के सी प्रोग्रामिंग वगैरह में हम लोगों ने यूज किया हुआ है। और सी प्रोग्रामिंग वगैरह में हम लोगों ने ये सारी चीजें की है, खुद से किया हुआ है, राइट? तो ये बड़ी आसान सी चीजें हो जाती है, हम लोग जो है इसको ध्यान में रखें। These make a machine language understandable for two humans। इनकी वजह से, निमोनिक ऑपकोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस की वजह से जो है ये ह्यूमन के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो और ये तभी आसान हो पाएगा जब वो ये जान पाएंगे कि हमारे मशीन का डिजाइन कैसा है, किस तरीके से डिजाइनिंग की गई है, जिसके कारण हमारा मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर जो है बड़ी आसानी से काम कर पा रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? मशीन के डिजाइन को समझना होगा। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल प्रोग्राम। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये समझिए कि सूडो कोड्स होते हैं। कई बार जो जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पिछले बार था यहाँ पे, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था। तो ये क्या है? ये एक आपका ये z x y ये सब एड्रेसेस हैं, जबकि इक्वल टू और प्लस क्या है? ये ऑपकोड्स हैं, ऑपरेशनल कोड्स हैं, है ना? इन्हीं एड्रेसेस को कहा जाता था ऑपरेंड्स, और ये इसे क्या कहा जाता था? ऑपकोड। ऑपकोड एंड ऑपरेंड, जो कि आपका ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशनल कोड होता है, जो कि
सिंबल्स को बोलते हैं। और बाकी जो आपका जेड, एक्स और वाई ये है, ये सब क्या है, ये आपका ऑपरेशनल कोड नहीं है। ये क्या है, ये आपका एड्रेसेस हैं, है ना। ये क्या है, एड्रेसेस, ऑपरेंड्स कहते हैं हम लोग। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दो चीज होते हैं इंस्ट्रक्शंस में। देखिएगा कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक एग्जांपल लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके साथ जो है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। ये मेन मेमोरी है। अब यहाँ से ये सिस्टम बस है, ठीक है, ये सिस्टम बस है। और यहाँ पर से जितने भी, अब आप देखिएगा कि जो भी डेटा का जो आवागमन हो रहा है, वो डेटा का जो भी आवागमन हो रहा है, वो डेटा का आवागमन केवल और केवल डेटा के चलते नहीं हो रहा है, सिस्टम के ये दोनों तरफ से हो रहा है। केवल डेटा जो है वो जा नहीं रहा है या फिर केवल आ नहीं रहा है, वो दोनों तरफ से टू वे है ना। इसको टू वे बोलते हैं। तो टू वे जो होता है वो क्या होते हैं, वो फुल ड्यूप्लेक्स होते हैं, है ना, फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें कि डेटा दोनों तरफ से आ जा सकता है। तो यही सारी चीजें जो है मशीनरी कंपोनेंट में लगाई गई हैं, जिसके कारण जो है हमें आसानी से समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, हम आसानी से समझ पाते हैं। अब देखिए पेंटियम्स, जो कि पेंटियम हम लोग बोलते हैं ना प्रोसेसर, पेंटियम, इंटेल पेंटियम 5, पेंटियम 4, ये जो आपका प्रोसेसर था वही है यहाँ पे पेंटियम्स विजिबल रजिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या है कि पेंटियम के नाम पर, पेंटियम बेसिकली नाम पे रखा है, ये ही इज ग्रेट साइंटिस्ट, उसने जो है काफ़ी रिसर्चेस वगैरह किए हैं और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो पेंटियम विजिबल रजिस्टर्स, इसमें क्या होता है कि 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स यहाँ पे उन्होंने दिया, EAX, EBX सब कुछ है यहाँ पे, ECX, EDX। 4 मेमोरी एड्रेसेस, रजिस्टर ESP, EBP, ESI, 6 मेमोरी सेगमेंट रजिस्टर्स और फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये सब जो है पेंटियम के द्वारा दिया गया कि सब डिफरेंट क्या क्या काम करेंगे, जो कि किया गया। ये किसके लिए ऐड किया गया, ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग के लिए ऐड किया गया, ताकि जो है पेंटियम के वजह से लोग जान पाए कि डिफरेंट रजिस्टर और भी हो सकते हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं, ये सब क्या है, रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, एड्रेसिंग रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं और फ्लैग रजिस्टर्स हैं। फ्लैग रजिस्टर्स वगैरह थे जिसको कि हम लोगों ने काम में लाया। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरीके से ये चीजें की जाती हैं, है ना। तो पेंटियम ने ये हमें बताया कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आवागमन उसका हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 16 x86 रजिस्टर्स हैं। अब x86 रजिस्टर क्या होता है, तो में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर है, जो सबसे पहले जो प्रोसेसर आया था वो 8085 8086 आया था, ठीक है। तो 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो उसमें पेंटियम ने दिया था कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कई सारे हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं रजिस्टर की वजह से जो है हम लोग उनको प्रोसेसर कह पाते हैं। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको स्टोर कर पाते हैं, उसको रीयूज किया जाते हैं, उसको रीयूज किया जाता है, और कई बार यूज करने के बाद जो है हमारा फाइनल रिजल्ट भी निकल के आता है। तो यहाँ पर वही इंटेल पेंटियम प्रोसेसर बनाया गया, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, जिसमें कि आपका ये सारे रजिस्टर्स को यूटिलाइज किया गया। ये सारे रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स भी है और इसमें फ्लैग्स भी हैं। तो कई सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने इसको जो पेंटियम ने है इसको बनाया था, और उसने ही दिया है कि किस तरीके से ये यूज में आता है, ठीक है। तो ये सब सारे रजिस्टर्स हैं।
अब देखिएगा कि फेच एग्जीक्यूट, इसमें जो आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे देखिए ESP है, फिर आपका देख रहे होंगे आप ESP नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सारे चीजें दी गई EAX EIP। तो ये सब क्या है, ये सब टेम्पररी स्टोरेज के लिए है। कुछ टेम्पररी स्टोरेज करते हैं, कुछ प्रोग्राम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, और वो फाइनली जो है सिस्टम बस के साथ अटैच्ड होते हैं, ताकि जिस समय आपका काम होता है उस समय ये सारा जो एग्जीक्यूशंस है वो सब का सब एग्जीक्यूशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए हम लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो भी सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में हम लोग यूज करते हैं, जिस सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको कई तरीके से यूज किया जाता है। उसमें मेन मेमोरी होते हैं, और उस मेन मेमोरी में जो आपके टेम्पोररी स्टैक, टेम्पोररी प्रोग्राम्स, वेरिएबल्स और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो स्टोर किए जाते हैं सिस्टम बस की मदद से, और उसको रीयूज भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे .equ है, यहाँ पे डिवाइस आईडी है 1 दिया हुआ है। तो ये आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं जो कि डिफाइन किया गया है। ये क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर द कांस्टेंट्स व्हिच इज डिफाइंड फॉर द कंप्यूटर्स बेसिक ऑपरेशंस व्हिच इज बीइंग डन इन माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक प्रोग्राम्स को कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो है कुछ डिवाइस आईडी .1, अगर .eq है तो इसको डिवाइस आईडी .1 इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, ताकि जो है वो वैल्यू उसमें जाएगा। .equ में फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सिस्टम अंडरस्कोर राइट करके जो फोर्थ, ये आपका 1 है, ये फोर्थ है, तो ये 4 में जो भी चीजें स्टोर होगी वो इसमें आ जाएगा। तो ये सब कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। ये कुछ प्रोग्रामिंग डेटा है, जैसे x int 4, तो ये .int जो है ये सेक्शंस हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये काम करते हैं, जैसे हम लोग %d इंटीजर के लिए लेते हैं, तो वही चीज यहीं पर से आता है जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में जो %d हम लोग लिखते हैं, उस चीज को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है कि भाई जो इंटीजर है, जो डेटा हम लोग दे रहे हैं 4, वो डेटा इस इंटीजर में जाएगा और वो x में स्टोर होगा। मतलब ये 4 जो होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और वो इंटीजर टाइप की होगी, और वो x के वेरिएबल में जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आई एम क्लियर। जो सेक्शंस है वो डिफरेंट टाइप से बांटा गया है। x का जो सेक्शन है वो इंटीजर है, ये इंटीजर के रूप में 4 को डाला गया, और फिर y है, y को 5 को y में डाला गया। तो .int और .int4 और .int5 के रूप में ये चीज दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिख रही होगी। तो इसको जो है हम लोग प्रोग्राम्स और डेटा सेक्शन के रूप में इसको देखते हैं। जो %d वगैरह जो होता है ये डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है आस्की कोड्स में, ये डिफाइंड होता है कि आपका जो %d है दैट विल रिलेट टू सम इंटीजर्स। हम लोग लिखते हैं ना सी प्रोग्रामिंग में, हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सभी लोग सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? यस सर। सभी लोग कर रहे हैं। और सी प्रोग्रामिंग यस सर। हाँ, जो सिस्को में दिया गया है, सिस्को वाला काम कर रहे हैं कि नहीं? सिस्को में बहुत सारा चैप्टर्स दिया हुआ है, उसको भी दिया गया था ताकि आप लोग उसको पढ़ें। मैंने आपको 10 दिन समय दिया हुआ है, उस 10 दिन में आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर मैं उसका 1-2 एग्जाम होगा वो ले लूंगा, समझे? उसमें कुछ क्विजेस वगैरह हैं, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आप लोग उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गौतम, नुपुर, रिया बताइए। यस सर।
हाँ, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि किसी भी दिन मैं उठूंगा, मैं बता दूंगा कि अब मैं एग्जाम लेने वाला हूँ। तो आप लोग जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक वो CCNA का कोर्स पूरा नहीं कर पाइएगा। और वो सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं वॉच आउट कर रहा हूँ, कौन कौन लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं जब ले रहा हूँ एग्जाम सिस्को का, CCNA का कोर्स करवाता हूँ, तो आप लोग कौन कौन लोग करते हैं और कौन कौन लोग नहीं करते हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ। और वो तब आपको पता चलेगा जब आपका मार्क्स जाएगा। प्लीज डू नॉट थिंक कि आप लोगों को कुछ नहीं करोगे और सर तो मार्क्स दे ही देंगे, ये सब नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू, यू हैव टू गेट दोज मार्क्स। आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं उसको भी उतना ही नंबर, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको भी उतना ही मार्क्स। और जब नौकरी लेने की बातें आएंगी तो सब लोग जो है जिनका मार्क्स ज्यादा है उनको मिल जाएगा। क्या फर्क रह जाएगा बताइए, आप में और उनमें, जो पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरी तो उन्हीं लोगों को मिल जाएगी आपके पढ़ने के बाद भी। तो उसका ध्यान दीजिए, सब कुछ आप लोगों के लिए ही हो रहा है, आप लोग उसको करिए। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है, कुछ जो है आपका BSS सेक्शन है। BSS सेक्शन होता है बेसिकली स्पेस और स्टोरेज के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग एज अ इंटीजर भी उसको स्टोर करते हैं। जैसे 0 हुआ उसको स्टोर कर सकते हैं, किसी इंटीजर को जैसे 80 को भी स्टोर कर रहे हैं, कितना स्पेस देना है वो सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो पेंटियम ने हमें दिया है ना, जो इंटेल की वजह से हमें मिला और माइक्रो प्रोसेसर में वो चीज़ें इंक्लूड की गई। धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग थोड़ा आगे बढ़ा और उसके एब्रिविएशन को यूज करने लगे हम लोग, जो कि जैसे कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं, हैश कमेंट असाइन z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये है तो मूव l x, और x को हम लोगों ने EAX में डाला। अब EAX क्या होता है, वो यहाँ पे %d जैसे लिखते थे वैसे ही EAX जो है आपका रजिस्टर है। वो रजिस्टर में ये x में गया, x में उस वैल्यू को डाल दिया गया, फिर y में दूसरी वैल्यू को डाल दिया गया, और y में फिर आपका ऐड किया गया। तो ऐड कैसे होगा, ये पर्टिकुलर EAX जो कि x में डाला गया वो जो है y में ऐड हो रहा है, तो एडिशन कर दिया गया। अब उसके बाद जो है मूव l है, मतलब ये कि सबको फिर z में मूव कर दिया गया। तो ये आपका प्रोग्रामिंग जो है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है इस यहीं से शुरू हो जाती है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर में जो हम लोग यूज करते हैं वो इसी तरीके से यूज करते हैं। उसमें ये जरूरी है याद रखना है कि उसमें हम लोग स्टार्ट जरूर करते हैं। जैसे हर प्रोग्राम में हम लोग मेन फंक्शन से शुरू करते हैं, वैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट सेक्शन। कई सारे ऐसे टेक्स्ट सेक्शन है जिसको कि इंक्लूड किया गया ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग को समझ पाए। जैसे पुश एल जेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो उस जेड में जो है आर्ग्यूमेंट को डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैश आर्ग्यूमेंट है। तो आपको कई सारी चीजें इसमें मिलेंगी टेक्स्ट सेक्शन में। पुश एल एक्स, तो पुश एल जेड, पुश एल वाई, पुश एल एक्स, ये कई सारी चीजें इसमें है जो कि दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपको हैश arg5 दिया हुआ है, हैश आर्ग्यूमेंट 4 दिया हुआ है, हैश आर्ग्यूमेंट 3 दिया हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि दी गई है। इसमें जो है आप लोग को कमेंट, इसमें जो है हम लोग प्रोग्राम के आउटपुट को इसमें चूंकि हम लोग को लाना होता है, तो उस आउटपुट को लाने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं।
तो आउटपुट को लाने के लिए हमारे पास कई सारे, उस आउटपुट को लाने के लिए, ताकि जो हम लोगों ने दिया है, इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका जो ये है वो आ जाए, मतलब आंसर जो है वो आ जाए। तो उसके लिए जो है ये टेक्स्ट सेक्शन होता है। तो ये टेक्स्ट सेक्शन उसी से रिलेटेड है जो पहले आपका ये हमने लिखा है, मूव जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसी से फिर वो जेड में किस तरीके से वो जाएगा उसके लिए है कि जेड में जेड एक आर्ग्यूमेंट है, फिर वाई एक आर्ग्यूमेंट है, एक्स एक आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें किस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट डाला जा रहा है ना। तो वो चीजें शो की गई है। इतना आपको डीप में नहीं जाना है, समझिए कि डेटा है और उस डेटा का ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मूव एल सिस राइट स्लैश EAX, तो EAX रजिस्टर है आपका, ये दर्शाया गया है कि उस रजिस्टर में जो जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, वो या तो आपका इंटीजर जाएगा, फ्लोट जाएगा, क्या जाएगा वो डिपेंड करता है। यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस अंडरस्कोर राइट है, तो ये क्या करेगा कि ये आपका राइट कर देगा और मूव कर देगा इस पर्टिकुलर चीज को। तो ये इसमें जो है ये आपको दिखाया गया है कि जितने भी कर्नल असिस्टेंट्स होते हैं इसको जो यूज किया है, मूव एल यहाँ पे जो हो रहे हैं, इंट हो रहे हैं, ये सब कर्नल असिस्टेंट्स है। तो ये सब कर्नल है और कर्नल को असिस्ट करने के लिए ये डिफरेंट आपके जितने भी सूडो कोड्स हैं वो लिखे जा रहे हैं। ये सब सूडो कोड्स को जो है आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं समझना है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये है कि आपको जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें कि आपको हमेशा किस तरीके से प्रोग्राम ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डज अ प्रोग्राम गेट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस थिंग असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये सब चीज़ें जो है आपको डालनी पड़ेगी कि प्रोग्राम सोर्स मॉड्यूल होता है, उससे असेंबली लैंग्वेज लिंक्ड होता है, जिसमें कि जिसके बाद प्रोग्राम सोर्स मॉड्यूल से प्रोग्राम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल निकाला गया असेंबली लेवल लैंग्वेज के रूप में, जो कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज, फिर उसको लिंकिंग कराया गया, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट कराया गया, जो भी जितने भी अलग से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लगे हुए हैं वो चीज़ एग्जीक्यूट कराया गया, तब फाइनली आपका जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सब आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है GNU असेंबलर एंड लिंकर थोड़ा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो है यहाँ तक आप लोगों के लिए, तो इसको जो है आप लोग करते रहेंगे, इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है, टेक्स्ट सेक्शन क्या, तो कौन कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। कल मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को डेफिनेशंस भेजे थे, उसमें से देख लीजिए, उसमें से नोट्स आप लोग बना सकते हैं, तो आप लोग नोट्स बनाइए उसमें। और नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोग उसमें ये भी इंक्लूड करेंगे कि उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इमेज के रूप में भेजा है, जिसमें कि कई सारे कोड्स हैं, सूडो कोड्स, तो उन चीज़ों को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, इसी के लिए मैंने आपको भेजा था। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज देखा है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल ट्राई टू रीड एंड कम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।